नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना क्लिनिक। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। चीन से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा दिया। देश कोरोना के खिलाफ महायुद्ध लड़ रहा है। पूरे भारत में लॉकडाउन है, आप अपने घरों में हैं और वहीं से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है जानकारी, जागरूकता और अनुशासन। इस लॉकडाउन के दौरान हम आपकी हर शंका का समाधान करेंगे, कोरोना वायरस से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे अपने इस खास कार्यक्रम कोरोना क्लिनिक में। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर परमानंद उपाध्याय जी, आयुर्वेदाचार्य हैं, जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। परमानंद जी, सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि लगातार हम देख रहे हैं देश प्रदेश के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इस दौर में कोरोना किस स्टेज में पहुंच चुका है? अभी दूसरे फेस में ही चल रहा है। अभी यहाँ कम्युनिटी लेवल पर तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भारत में तो कम से कम स्थिति बहुत ही कंट्रोल में चल रही है, क्योंकि इस टाइम जो दौर चल रहा है उसमें और देशों में हो सकता है कि कम्युनिटी लेवल पर फैल गया है, लेकिन भारत में कम्युनिटी लेवल पर अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल में चल रहा है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार ने और आयुष मंत्रालय ने और स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार लोग चल रहे हैं और हर व्यक्ति उसका पालन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर स्थिति अभी कंट्रोल में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से चलते रहे तो निश्चित रूप से हमारा देश इस जंग को जीत लेगा। जी सर, पहले दर्शक हीरा राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। हीरा राम जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए क्या सवाल है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ ये आने वाले दिनों में तापमान भी बढ़ेगा, 40 से 50 डिग्री के बीच रहेगा, क्या ये कोरोना वायरस का असर थोड़ा कम होगा, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा? जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि क्या टेम्परेचर का कोई महत्व होगा, जो क्या कोई टेम्परेचर का योगदान होगा कोरोना से? अभी तक इस तरीके का कोई टेम्परेचर का मैं इसलिए नहीं मानता कि बाहर का जो टेम्परेचर है, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उससे कोरोना तो जो अंदर जा चुका है पहले से, अगर किसी के इन्फेक्ट हो चुका है कोरोना, वहाँ पर इसका असर नहीं पड़ पाएगा। इसलिए टेम्परेचर का, एनवायरमेंट टेम्परेचर का इससे कोई असर नहीं हो पाएगा, इतना लग नहीं रहा। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाहर के जो वायरस है, बाहर जो वायरस एनवायरमेंट में है उस पर ज़रूर निश्चित रूप से कमी आ सकती है, लेकिन जिनको इन्फेक्ट हो चुके हैं, जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, वो उन लोगों से इसके फैलने के चांसेस, क्योंकि ये एक दूसरे से संक्रामक डिजीज़ है, तो एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में ये जाती रहती है। तो ऐसे में लोग अगर उसका गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करेंगे तो रुकना मुश्किल होगा। और इसका टेम्परेचर का, इस पर अभी कोई कुछ नहीं कह सकते टेम्परेचर का इसका कोई असर कर पाएगा। जी, अगले दर्शक हैं देव नारायण जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, क्या सवाल है पूछिए। देव नारायण जी, टीवी सेट का वॉल्यूम कम करिए, आपसे बेहतर संपर्क होगा, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। आपका कनेक्शन टूट चुका है, आपसे संपर्क नहीं हो पाया। वजह यही रही कि आप टीवी सेट के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं, कोशिश करिए, आप जब भी डॉक्टर से जुड़ रहे हैं, आप अपने सवाल कर रहे हैं, तो आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें, सिर्फ फोन के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करें। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, क्या सवाल है आपका? अरे मेरा सवाल ये है कि जो आपने काढ़ा बता रखा है, जैसे गिलोय है, तुलसी है, अदरक है, लौंग है, सौंठ है, और जिस तरह का ये सप्ताह में कितने दिन है? जी, ये ऐसा है, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और मुनक्का, इनका की जो हर्बल टी जो बता रखी है उसको हम आप चाहें तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। और दिन की बात रही तो जब तक आपको इसका महसूस करें कि भाई अपन को ऐसा कोई भी है ना जो
खांसी है या कोई जुकाम के लक्षण है या इस तरीके की कोई नज़र आती है, अपन को कोई दिक्कत महसूस होती है, तो तब तक अपन इसको ले सकते हैं। इससे किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है, क्यों ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट होता हो। तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी है, मुनक्का है, ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप इनको रूटीन में ले सकते हैं, दोनों टाइम ले सकते हैं। और जब एक और तक दर्शक हमारे साथ आपको जुड़े हुए हैं आवश्यकता हो कि आप महसूस नहीं हो रहा है। जी, एक और दर्शक हैं सर, उनसे भी सवाल लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी सर। मेरा नाम शौकत अली है जी, हेलो, सवाल पूछिए सर। तो मैं कह रहा हूँ, हेलो। तो ये कोरोना चल रहा है, उसके अंदर खाने के अंदर है ना, खाने के अंदर कोई अच्छी चीज हो, जैसे नॉनवेज आदमी खा सकता है? सर इनका सवाल ये है कि अक्सर हम ये लोगों की सोच देख रहे हैं और ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर चीजें भी सामने आ रही हैं कि नॉनवेज खाने से कोरोना बढ़ रहा है या हो सकता है। तो इनका कंफ्यूजन ये है कि क्या इस दौर में हम नॉनवेज खा सकते हैं, कोई खतरा तो नहीं है कोरोना का? ऐसा है कि नॉनवेज इस समय बिल्कुल ले सकते हैं। नॉनवेज का इसमें कोई अभी तक किसी प्रकार की मना नहीं है। नॉनवेज अगर नॉनवेज लेने वाले हैं तो इन्फेक्टेड जानवर नहीं हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि अगर मीट है तो फ्रेश हो तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। नॉनवेज की इसमें किसी प्रकार की मना नहीं है। लेकिन अगर वेज है तो इसमें गेहूं और जौ, जो उसका आटा इस समय ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस समय जो चल रही है वो बसंत ऋतु चल रही है, और बसंत ऋतु में इसके साथ साथ जो वेज है उसमें गेहूं और जौ ज़्यादा उपयुक्त हैं। और नॉनवेज जो भी जैसा यूज करते हैं उसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नीरज एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आपका सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक आम नमस्ते आदमी जो अपने घर में रह करके इस वैश्विक संकट में एक साथ निभा रहा है पूरे अपने आप को भरने के लिए, तो उसको पौष्टिकता के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या खाद्य पदार्थ लेने चाहिए काम में? जी, खाना बनाने के लिए नहीं सर, इनका सवाल ये है देखो, कि ऐसा है कि बढ़ाने के लिए क्या क्या खा सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या क्या खा सकते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय हमें जो ये व्याधि है, जो ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ इस प्रकार से है कि इसमें कफ का ज़्यादा बढ़ता है। तो कफ ज़्यादा बढ़ता है तो कफ नाशक जितने भी आहार हैं, विहार हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए। और इन दिनों में जो अगर हम, क्योंकि ये जो पेंडेमिक या जो रक्तध्वंस वाली डिजीज़ है, ऐसे में रसायन सेवन सबसे उपयुक्त है। इम्यूनिटी बढ़ाना आवश्यक है। इम्यूनिटी के लिए आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन में च्यवनप्राश यूज़ करने के लिए कहा है। च्यवनप्राश में डायबिटिक कैंडिडेट के लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश यूज़ कर सकते हैं, और वैसे च्यवनप्राश की जो डोज है वो 10 ग्राम के लगभग यूज़ कर सकते हैं जी। इसी प्रकार साथ के साथ हर्बल टी यूज कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी कि इसमें अपन तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और आपके सौंठ और मुनक्का, ये टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी इम्यूनिटी बूस्ट का काम करेगी। इसके साथ साथ हम हल्दी वाला दूध भी यूज कर सकते हैं। लगभग जितना दूध ले सकता है, 100 ml ले सकता है, 150 ml ले सकता है, उसमें आधा चम्मच हल्दी की डाल करके और हल्दी पाउडर यूज करके भी इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है। ऐसी 3 गाइडलाइंस जारी की है आयुष मंत्रालय ने, उनका फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है जी। और बीच बीच में ऐसा है कि ये गर्म पानी, विशेष रूप से गर्म पानी को विशेष रूप से लेना है, क्योंकि गर्म पानी पीने से ही, उष्ण पेय पीने से ही इस बीमारी में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चाहे अपन गर्म पानी यूज कर सकते हैं, गर्म दूध यूज कर सकते हैं, गर्म और हम हर्बल टी यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके की अगर चीज़ों को यूज़ किया जाएगा तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी बूस्ट होंगी। और इन सब के साथ साथ घर में रहते हुए हम कम से कम 30 मिनट व्यायाम भी करें। इस व्यायाम में कोई भी आसन यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज जो शरीर के लिए आराम से कोई बिना किसी एफर्ट के व्यक्ति कर सकता हो, उस एक्सरसाइज को यूज करें। इसके साथ प्राणायाम यूज करें। तो प्राणायाम, व्यायाम, इन सब को करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। जी और सर, एक और दर्शक है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि उनका सवाल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। सर, क्या सवाल है आपका? नाम बताइए, सवाल पूछिए। जी, मेरा जयपाल नाम पड़ेगा मैडम जी। जयपाल जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा कहना यह है कि डॉक्टर साहब से कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, यह किस लेवल तक जाकर रुकेगी कि हम लोग मतलब सुरक्षित महसूस करेंगे या लॉकडाउन टूट सकती है? जी, आपका सवाल अच्छा है डॉक्टर साहब। इनका ये कहना है कि देखिए जो संख्या बढ़ रही है, पहले 100, 200, 400, 600, 1000, अब 1500 के आसपास 24 घंटे के अंदर मरीज आने लगे हैं। हम किस स्टेज पर जाकर ये समझेंगे कि अब हम सुरक्षित हैं? ये मामले डेली कितने कम हो जाएं जिसके बाद हम समझ पाएं कि नहीं, अब ये खतरा टल गया है? मैं समझता हूं कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस का फॉलो अप करते हुए ही हम उस संख्या पर पहुंच पाएंगे कि आज ये कोरोना बीमारी थमने जा रही है। क्योंकि आज व्यक्ति गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहा है। देख रहे हैं कि लॉकडाउन में भी लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, लॉकडाउन में लोग घूम रहे हैं। अगर लोग इस तरीके से घूमते रहे तो कैसे बीमारी थम पाएगी? लॉकडाउन में व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का फॉलो करे, व्यक्ति घर बैठ करके और अपने व्यायाम करे, अपने प्राणायाम करे, इस तरह और गर्म पानी यूज़ करे और इम्यूनिटी बूस्ट के साधनों का उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम उस लेवल पर पहुंच पाएंगे कि आज नहीं तो ये जो पेंडेमिक है, जो आज जनपदों ध्वंस का रूप लेती जा रही है, ये बीमारी हमें रोकने में मदद करेंगी। तो केवल हमारी गाइडलाइंस, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस, भारत सरकार की गाइडलाइंस, इन सब गाइडलाइंस का फॉलो अप करके हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस पर काबू पा लेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। मैं इसीलिए आप प्रश्नकर्ता से भी निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से गाइडलाइंस का फॉलो अप करते हुए अपने घर पर रहें। जी, निश्चित तौर पर सर, सभी लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। अगले दर्शक रामेश्वर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रामेश्वर जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। मैम, हमारा यह सवाल था कि ये कोरोना में अभी तो लक्षण मालूम पड़ रहे हैं जैसे जी, तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, कोरोना में जैसे लक्षण नहीं मालूम पड़ रहे हैं, तो ये कितना दिन बाद रूप लेता है ये नए कोरोना में? जी जी, डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि कई लोगों को कोरोना हमने ऐसे भी देखा है कि उनके कोई लक्षण नहीं थे, लोग रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन पता चला कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, जबकि उनको कोई समस्या नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं थे। तो ये जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, इसको कैसे पहचाना जाएगा सर? इसके लिए निश्चित रूप से ये गंभीर बात है कि कोरोना के जो साइन एंड सिम्टम्स जो बता रखे हैं, उसमें निश्चित रूप से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आने चाहिए, लेकिन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं आकर के, बुखार नहीं आकर के और सीधे व्यक्ति को आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा कहीं कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ज़रूर होगी। निश्चित रूप से उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी, क्योंकि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कि डाइजेशन से संबंधित महसूस हो कि खाना नहीं पच पा रहा है, वॉमिटिंग का सा वो हो रहा है, या डायरिया होने की संभावना हो रही हो, या किसी प्रकार का हल्का सा डिस्कम्फर्ट भी महसूस हो डाइजेशन में, तो हमें निश्चित रूप से मानना चाहिए कि मे बी पॉसिबल कोरोना हो सकता है। जी, अगली दर्शक सर पानीपत से मुस्कान जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मुस्कान जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे 1 महीने से ना गले में दर्द है और मैंने काफी दवाइयाँ भी ली है, बट डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो क्या बोल, डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल है
और फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, होम्योपैथी की दवाइयाँ भी ली है, अभी होम्योपैथी की दवाइयाँ चल रही है मेरी। तो गले में आराम है, लेकिन अभी खराश बहुत ज्यादा है गले में, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है कि महीने भर से आपको वो है और आपने जांचें करवा ली है, तो जो ये गले में खराश या गले में जो दर्द, ये किसी और कारणों से भी हो सकता है। कोरोना कोई ज़रूरी नहीं कोरोना के कारण से ही किसी को गले में कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं तो इसमें इस समय आपसे यही कहूँगा कि जो डॉक्टर्स ने इसके लिए आपको दे रखी है मेडिसिन्स, वो आप यूज़ करते रहें। इसके साथ साथ आप गर्म पानी के गरारे करें और इसके साथ साथ एक आप कवल धारण करें। जो गाइडलाइन दी है, तिल तेल को मुंह में रखना और तिल तेल या नारियल तेल को मुंह में रख करके और उसको 2 मिनट तक 5 मिनट तक उसको अंदर मुंह में घुमाते रहना और घुमा करके फिर बाहर निकाल देना और उसके बाद गर्म पानी से मुंह को साफ कर लेना। तो इस प्रकार जो ये कंवल धारण करना है, इस गंडूस से खराश में भी कमी आएगी और गर्म पानी का यूज़ करें इसके साथ साथ। और मैं आपको ये कहूँगा कि गला अगर कहीं ख़राब होता है तो निश्चित रूप से दिन में सोना बंद कर दें आप जी, क्योंकि दिन में सोने से गले के रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। तो दिन में नहीं सो करके और रात्रिकालीन आप सोने का वो रखें जी। सर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, छलाराम जी इस वक्त। सर क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं जोधपुर जिले के मेलाना गांव से बात कर रहा हूँ छलाराम, और आज का हमारा विशेष सवाल ये है कि जो लोग नशे के आदी होते हैं वे हर जगह सार्वजनिक व अन्य कहीं पर भी थूक देते हैं, तो क्या हर कहीं पर भी थूकने से भी कोरोना जैसी बीमारी फैलने की संभावना है क्या? अच्छा सवाल है सर आपका, और ऐसे तमाम वाक्य सामने भी आए हैं। डॉक्टर साहब इसका जवाब चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज ये एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग अभी भी इतनी गाइडलाइंस जारी करने के बाद भी लोग है ना जो मान नहीं रहे हैं, और ये जो नशे के आदी हैं, जो तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं या गुटखा बीड़ी या जो भी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरीके की आदत ज़्यादा होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि तंबाकू के व्यसन को धीरे धीरे करके और अपने आदतों से छोड़ें और अपनी आदतों को सुधार करें और हर जगह थूकना, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स की वजह से ही ये कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। और इसके अलावा तंबाकू के व्यसन के कई नुकसान भी है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि तंबाकू व्यसन वाले सभी लोग भाई अब इस तंबाकू व्यसन को धीरे धीरे करके छोड़ें और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना बंद करें, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बीमारी बढ़ती है। सर अगले दर्शक सुबोध है हमारे साथ, बांका से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हमारा ये सवाल था कि जैसे खीरा हम खाते हैं ना जी जी, तो हमको सर्दी हो जाता है और खांसी जी, और कूलर में अगर 5 मिनट भी सो जाते हैं जी तो पूरा एकदम गला में खसखसाहट होने लगता है, पूरा खांसने लगते हैं जी। तो ये आपका कहना है कि आपको कूलर में सोने से और इस तरीके का खीरा खाने से ये आपको अधिकतर हो जाता है। डॉक्टर साहब इनका सवाल ये है कि क्या अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो इससे कैसे निजात मिल सकती है और कोई खतरा तो नहीं है सर? देखो ऐसा है कि क्या मैं ये जानना चाहूँगा कि खीरा और खाने से, क्या अभी खीरा खाने से और कूलर में सोने से अभी इन्हीं दिनों में आपको ये समस्या पैदा हुई है या इससे पहले भी समस्या रहती थी इनको? अगर इन दिनों में ही ये समस्या हुई है तो निश्चित रूप से खीरा खाना बंद करें और ठंडी चीज़ों से इनको बचना चाहिए। खीरा हो सकता है ये फ्रिज में रख करके यूज़ कर रहे हों, तो खीरा यूज़ नहीं करें इन दिनों में प्रॉब्लम हुई है तो। और इसके अलावा कूलर में सोना भी इन दिनों में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि इनको इन दिनों में सूट नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसा इनको खुद को चेंज करना पड़ेगा अपने आप को जी। सर एक और दर्शक हैं ब्रजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी एक सवाल था, जैसे किसी को अभी तो पता नहीं चल रहा है जी कि कोरोना वायरस का सिस्टम क्या है, मतलब किसी में भी आ रहा है बिना जांच के, और वो हमारे संपर्क में यदि वो हमको छूता है या उसके टच होता है तो उससे भी कोरोना वायरस फैलता है?
बिल्कुल फैलता है सर। अगर नहीं पता है लेकिन फिर भी अगर उसको संक्रमण है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी इसका जवाब मैं डॉक्टर परमानंद जी से चाहूंगी। परमानंद जी क्या कहेंगे? इनका सवाल ये है कि अगर कोई कोरोना ग्रस्त है लेकिन पुष्टि नहीं हुई है, चूंकि उसके पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो क्या ये खतरा हम तक आने की संभावना रहती है? बिल्कुल 99% खतरा होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को क्वारंटाइन में रखना है और आपको भी अपने परिवार से दूर रह करके क्वारंटाइन में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कम से कम लक्षण आने में 5 से 14 दिन लग सकते हैं। ऐसे में मैं इनसे निवेदन ये करूंगा कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप खुद भी अगर उसके संपर्क में आए तो आप भी क्वारंटाइन में रहें, जिससे आप है ना जो अपने परिवार को उसे सुरक्षित रख सकेंगे, क्योंकि इसका खतरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है संपर्क में आने से। जी सर, एक सवाल मेरा ये है कि लगातार ये दर्शक पूछना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर कोई अपडेट, कोई इस तरीके की कोई रिपोर्ट आपके तक पहुंची हो, या फिर कई रिपोर्ट सर ऐसी आ रही हैं कि जिन रोगी जो टीबी के रोगी थे, जिनको वैक्सीन दी गई थी, उनको बहुत कम खतरा है कोरोना होने का। क्या ये रिपोर्ट सही है सर? क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं कि कभी कोई टीबी का रोगी रहा हो, उसको टीबी की वैक्सीन दी गई हो तो उसको कोरोना ना के बराबर हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टीबी वाले को भी ये खतरा हो सकता है, क्योंकि है ही ये डिजीज रेस्पिरेटरी डिजीज है और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही सबसे पहले वो होती है परेशानी। तो ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि टीबी वाले कैंडिडेट्स को ये नहीं हो सकता हो। निश्चित रूप से बचाव ही उपाय है। अभी इसका किसी तरीके का वैक्सीन तैयार होने की कोई सूचना अभी तक हमारे पास भी नहीं है, और मैं समझता हूँ जैसे ही अगर आएगी तो निश्चित रूप से मालूम चलेगा कि अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन टीबी वाले केसों में भी ये होने की पूरी संभावना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आज के कोरोना क्लिनिक में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।